बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप अपना और अपनी फैमिलीज़ का और साथ में बाहर दूसरे लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का चैप्टर 6 हम डिस्कस करेंगे और यही लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में आज का हमारा टॉपिक होगा रिकॉर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ छोटा सा तारुफ कि आखिर ये रिकॉर्ड होता क्या है। रिकॉर्ड से मुराद हिसाब किताब रखना, यानी किसी चीज़ का हिसाब रखना, किसी चीज़ का अंदराज रखना, यानी हिसाब रखना कि कोई काम कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो हिसाब किताब रखने के अमल को हम रिकॉर्ड कहते हैं। कोई काम कैसे वकूफ़ पज़ीर हुआ था, ये सब रिकॉर्ड ही कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज रिकॉर्ड के बारे में तफसीलन पढ़ेंगे कि आखिर ये रिकॉर्ड होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों सामने आती है। आज के लेक्चर में हम ज़मीन के रिकॉर्ड के मुतालिक पढ़ेंगे कि ज़मीनात का जो रिकॉर्ड है वो कैसे रखा जाता है। अब ये रिकॉर्ड जो है ये दो किस्म के होते हैं। एक रिकॉर्ड को हम कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, यानी हकूक का रिकॉर्ड, और दूसरा पीरियडिकल रिकॉर्ड्स। अब मैं आपको इन दोनों रिकॉर्ड्स के बारे में तफसीलन बताऊंगा पहले, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम आखिर किस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ज़मीन से मुतल्लिक होंगी, यानी जो चीज़ें, जो राइट्स हम डिस्कस करेंगे जो ज़मीन से रेलिवेंट होगी वो पीरियडिकल रिकॉर्ड नहीं कहलाएगा। मसलन वो लंबा अरसा भी कायम रह सकते हैं और कम अरसा भी कायम रह सकते हैं। ये तो बात है पीरियडिकल रिकॉर्ड की। हम अभी बात करने जा रहे हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, यानी ऐसा रिकॉर्ड जिसमें हकूक का रिकॉर्ड हो। हकूक का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन रखा जाता है, उसके लिए क्या कुछ ज़रूरी है वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पीरियडिकल रिकॉर्ड होती हैं। लफ्ज़ पीरियडिकल का लफ्ज़ी तर्जमा अगर हम करें तो इसका मतलब होता है दौर। हम अक्सर कहते हैं ना पीरियड, कितना पीरियड है, तो ये पीरियड से ही निकला है पीरियडिकल, जिसका लफ्जी मतलब क्या है, दौर, एक खास अरसा, वक्फा, पीरियड। और ये लफ्ज पीरियड से हम कह लेते हैं पीरियडिकल। अब आपको मजीद समझाने के लिए हम यूं कह सकते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि कोई रिसाला 3 माह बाद पब्लिश होता है, कोई रिसाला 6 माह बाद शाया होता है, कोई हर माह बाद शाया होता है। All these are known as periodical। दूसरे लफ्जों में हम यूं कह लें कि पीरियडिकल रिकॉर्ड की मिसाल ऐसी है जैसे खसरा गोदावरी फसलें हैं, यानी किस जमीन पर
उस तारीख पर कौन सी फसल काश्त की जा रही है। अक्सर बिलमुम ऐसा होता है कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ फसलें होती हैं, जैसे चावल काश्त हुआ है, इसके साथ ही मकई है, तो चावल के साथ कपास है। अब इन दोनों का एक ही सीजन है, तो हम पता ये चलाते हैं कि कितनी जमीन पर क्या काश्त हुआ है और किस जमीन पर चावल काश्त हुआ है, कौन सी जमीन बंजर रह गई है और कौन सी जमीन इस बार जेरे काश्त आई है। ये सारे का सारा रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? पीरियोडिकल रिकॉर्ड कहलाएगा। लेकिन किस जमीन का मालिक कौन है, इससे इस्तिफादा कौन हासिल कर रहा है, अब ये पीरियोडिकल रिकॉर्ड नहीं कहलाएगा। ये रेलिवेंट है रिकॉर्ड ऑफ राइट से। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहलाएगा और कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो पीरियोडिकल रिकॉर्ड कहलाएगा, ताकि जब हम सेक्शन वाइज इसको डिस्कस करें तो आपके दिमाग में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ऐसे रिकॉर्ड्स जिससे साबित होता है कि इसका मालिक कौन है, इससे इस्तिफादा हासिल कौन कर रहा है, इसका कब्जा किसके पास है, तो ये रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो किस में जाएंगे? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। और अगर इस बात को देखा जाए कि इसके ऊपर काश्त कितनी है, क्या काश्त हुआ है, इसके ऊपर चावल है, गंदुम है, कपास है और कितने अरसे से हुआ है, तो ये हम पीरियोडिकल रिकॉर्ड में चले जाएंगे। अब इन सारी बात से लैंड रेवेन्यू के चैप्टर 6 जो ये डील करता है, हम इसमें वेरियस सेक्शन देखेंगे कि ये कौन सा सेक्शन किस बारे में तफसील बताएगा। अब हम रिकॉर्ड में पहले हिस्से के यानी कि रिकॉर्ड के पहले हिस्से में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के मुतालिक बात करेंगे कि आखिर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या हैं। अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये राइट्स हैं कौन से, किस राइट्स की बात की जा रही है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आज का आप सब के लिए नहायत अहमियत के हामिल है, क्योंकि इससे हमारा डेली लाइफ में वास्ता पड़ेगा, क्योंकि इसकी बुनियाद पर आप देखेंगे कि 80% जो केस हैं वो रिकॉर्ड इसमें इन्वॉल्व होता है। यानी अगर आप देखें कि प्रॉपर लाइफ में जो सिविल सूट की तरफ जाएंगे, जब आप जाएंगे सिविल सूट की तरफ, तो इनमें से 100% केस ऐसे होंगे जिसमें रिकॉर्ड इन्वॉल्व होगा। अब अगर आप रिकॉर्ड की समझ बूझ रखते होंगे तो आप रिकॉर्ड को दुरुस्त दे सकते हैं, रिकॉर्ड को दुरुस्त पढ़ सकते हैं। रिकॉर्ड की सूरत हाल कौन मेंटेन कर सकता है, कौन चेंज कर सकता है, तो ये तमाम बातें हमें रिकॉर्ड से ही पता चलेंगे कि ये रिकॉर्ड कैसे होंगे। तो ये अमली लाइफ में आप सब के लिए नहायत फ्रूटफुल साबित होगा। मसलन आप देखना चाहते हैं कि कौन सी जमीन किसकी मलकियत में है, ये बात हमें इंतकाल से पता लगेगी, और इंतकाल एक रिकॉर्ड ही तो है जो पटवारी के पास मेंटेन होता है या तहसीलदार के पास मेंटेन होता है। किस जमीन पर किसका कब्जा है, इस पर काश्तकार कौन है, हमें रिकॉर्ड से ही पता चलेगा। और ये खसरा गिरदावरी है तो ये डील करता है पीरियोडिकल रिकॉर्ड से। अब अगर हम जो पहली मिसाल है इससे राइट की जो बात की गई थी, यानी पहली मिसाल तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की होगी और दूसरी मिसाल पीरियोडिकल रिकॉर्ड की। अब उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे
कि आखिर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होते हैं और पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। सादा से लफ्जों में ऐसे रिकॉर्ड जिससे साबित हो जाए कि इसकी मिल्कियत क्या है, यानी कि इसका मालिक कौन है, किसका कब्जा है, तो इसको हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहेंगे। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसका कब्जा है, इस पर काश्तकार कौन है, तो ये रिकॉर्ड हमें पीरियोडिकल रिकॉर्ड बताएगा। अब हम इन तमाम बातों को जो डिस्कस कर चुके हैं इनको सेक्शन वाइज पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स, इसको एक दफा फिर से देखते हैं ताकि सेक्शन को पढ़ते वक्त आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन ना रहे कि आखिर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या है और पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स क्या हैं। तो पीरियोडिकल रिकॉर्ड जो हैं अब वो उभर कर सामने आ गए हैं कि आप यूं समझ लें कि रिकॉर्ड से तो हमें पता चल गया कि एक ज़मीन है मिसाल के तौर पर, उससे आप उसका अगर आपने पता लगाना है रिकॉर्ड के बारे में तो वो इंतकाल से पता चलेगा। और इंतकाल क्या है, ये एक रिकॉर्ड है जो पटवारी के पास मेंटेन होता है। इसकी मिसाल आप रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की ले लें। ये मिसाल किसकी है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की। अब उसके ऊपर काश्तकार कौन है, वो काश्त कब से की गई थी, 3 माह पहले, 4 माह पहले या चावल की थी, तो ये जो खसरा गिरदावरी है डील करेगा पीरियोडिकल रिकॉर्ड से। अब हम आते हैं सेक्शन 39। सेक्शन 39 जो है अब वो क्या कहता है, उससे पहले उसने 2 ही बातें की है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स। यानी कि हम इसमें 2 तरह के रिकॉर्ड को डिस्कस करेंगे जो कहलाएगा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स। अब इस जमीन में कौन सा हक किसका है, इस बात का रिकॉर्ड रखना कहलाता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। यानी हक मलकियत किसका होगा, एक रिकॉर्ड है। और पीरियोडिकल रिकॉर्ड यानी कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जो पीरियड में होंगे, जो पीरियोडिकल रिकॉर्ड है। इस पीरियड में कौन कौन से पीरियड का मतलब इस जमीन में इस पीरियड में कौन सी फसलें थी, या एक पीरियोडिकल रिकॉर्ड है। अब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं है, ये जमीन कितने अरसे में रिकॉर्ड हुई थी या नहीं हुई थी। अब हम इसको सेक्शन 39 की तरफ लेके आएंगे तो उसमें हम इसको मजीद समझ लेंगे। तो सेक्शन 39 क्या कहता है जी, सेक्शन 39 रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड देयरिन। सेक्शन 39 की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को स्टैब्लिश करेंगे। सादा लफ्जों में अगर हम इसे एक्सप्लेन करें, यानी वो कौन से रिकॉर्ड हैं जो डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं, या और मजीद इसको आसान कर ले, रिकॉर्ड करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है जी। पॉइंट 1 में ये कहता है कि सेव एज otherwise provided by this chapter there shall be a record of rights for each state। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब समझ चुके होंगे हम अब किस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, ये ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तो आप अभी भी सोच रहे हो कि ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में ये नक्श हो चुका होगा कि अब हम जब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की बात करेंगे तो वो कौन सा रिकॉर्ड होगा। तो इस पॉइंट में वो ये कहता है कि हर स्टेट जो होगी चाहे वो छोटी स्टेट है बड़ी है, हर एक एरिया का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। पॉइंट 2 में वो क्या कहता है, द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स for an state shall include the following documents namely।
पॉइंट 2 में वो क्या कहता है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है जो, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट शामिल होंगे, वो कौन से होंगे, आइए पढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स शोइंग सो फार एज मे बी पार्टिसिपेबल प्रैक्टिकेबल जी। अब वो क्या कहता है, पॉइंट ए में वो ये कहता है कि अब कलेक्टर या रेवेन्यू ऑफिसर का ऐसा बयान जिससे साबित हो जाए, जाहिर हो जाए कि कौन से वो अशखास हैं जो जमीन के मालिक हैं। सेक्शन 39 क्या कहता है, उसने सबसे पहले बात की कि स्टेट छोटी हो या बड़ी हो, खवा वो किसी एरिया की हो, उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाएगा। दूसरे नंबर पे हमने बात की कि अब पॉइंट 2 में जो हमने बात की थी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं जो, वो कौन से डॉक्यूमेंट शामिल होंगे, और पॉइंट ए में वो क्या कहता है कि कलेक्टर का या रेवेन्यू ऑफिसर का ऐसा बयान जिससे साबित हो जाए कि कौन से वो अशखास हैं, कौन से वो लोग हैं जो जमीन के मालिक हैं। अब पॉइंट 1 को देखें जरा। द पर्सन्स हु आर लैंड ओनर्स, टेनेंट्स और हु आर इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी ऑफ द रेंट्स, प्रॉफिट्स और प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट और टू ऑक्युपाई लैंड देयर इन। अब पॉइंट 1 में वो क्या कहता है, बड़ी सादा सी बात कहता है। अब इसमें जमीन की मिल्कियत या जमीन के साथ उस बंदे का जो ताल्लुक है वो बता रहा है कि आखिर वो जमीन और उस बंदे के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो किस नोयत का है, कि कौन से अशखास हैं जो जमीन के मालिक हैं और कौन लोग हैं जो इस जमीन में मजारे हैं, और कौन से वो लोग हैं जो किराया वसूल कर सकते हैं और कौन किराया वसूल करने का हक रखता है। फिर देखिए वो कहते हैं द पर्सन हु आर लैंड ओनर। अब इसमें जमीन की मिल्कियत या इसके साथ उस बंदे का ताल्लुक बता रहा है। टेनेंट्स और हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी ऑफ द रेंट्स, प्रॉफिट्स और प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट और टू ऑक्युपाई लैंड देयर इन। यानी वो कौन से लोग हैं जो जमीन के मालिक हैं और कौन लोग इस जमीन में मजारे हैं और वो कौन लोग हैं जो किराया वसूल कर सकते हैं और कौन हैं जो किराया वसूल करने का हक रखते हैं और नफा वसूल करने का हक रखते हैं या फसल वसूल कर सकता है। किसी स्टेट में या उस अराजी की जो फसल है वो इसको वसूल करने का हक रखता है, या वो कौन से अशखास हैं जो जमीन के ऊपर काबिज हैं। उम्मीद करता हूं ये 2 पॉइंट तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। बड़े सादा से लफ्जों में बात की कि सिंपल ये एक रिलेशनशिप को बता रहा है जमीन और उस बंदे के दरमियान में जो है। अब अगर पॉइंट 2 की बात करें तो इसमें देखेंगे द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दोज पर्सन्स एंड द कंडीशंस एंड लाइबिलिटीज अटैचिंग देयर टू एंड। अब इस पॉइंट में वो सिर्फ ये बता रहा है कि उस जमीन में इस बंदे का क्या इंटरेस्ट है, यानी ताल्लुक क्या है इस जमीन से, किस जमीन में किस हिस्से का मालिक है और उस हिस्से की हद क्या है और कौन कौन किस हद तक इसका मालिक है या मजारा है या इस पर किसी भी तरह की कोई अदायगी है
या टैक्स है तो वो किस बंदे ने किसको देना है, या गवर्नमेंट को देना है, और अगर देना है तो किस शरह के हिसाब से देना है, तो वो उसकी लाइबिलिटीज को बताया गया है। अब पॉइंट 3 में अगर देखें, द रेंट लैंड रेवेन्यू रेट्स केसेस अदर पेमेंट्स ड्यू फ्रॉम एंड टू ईच ऑफ दोज पर्संस एंड टू गवर्नमेंट। अब इस पॉइंट में बताया गया है कि द रेंट लैंड रेवेन्यू रेट्स केसेस और अदर पेमेंट्स ड्यू फ्रॉम एंड ईच ऑफ दोज पर्सन एंड टू गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया कि पहले तो जी हमने बात की कि आखिर इस जमीन में उस बंदे का इंटरेस्ट क्या है, उस जमीन में किस हिस्से का वो मालिक है, और उस हिस्से की हद कितनी है, और कौन कौन किस हद तक इसका मालिक है या मजारा है, या उस पर किसी भी तरह की कोई अगर अदायगी है, टैक्स है, किराया है, तो वो किस बंदे को देगा, किसको देगा, या गवर्नमेंट को देगा तो किस शरह के हिसाब से देगा। और पॉइंट 3 में वो कहता है कि वाजिबात की बात बता रहा है कि कौन सा शख्स इसके ऊपर कितना टैक्स होगा, कितने वाजिबात होंगे, उसके ऊपर कितना मलबा होगा, यानी वो कितनी अदायगी करेगा, किसको अदा करेगा, हुकूमत को अदा करेगा या किसी और प्राइवेट बंदे को अदा करेगा। ये सारे जितने भी राइट्स हैं, ये तमाम पॉइंट्स इसमें लिखे होते हैं। अब जब रिकॉर्ड बनाया जाता है, अब अगर जब रिकॉर्ड बनाया जाता है तो देखा जाता है कि रिकॉर्ड ऑफ जो राइट्स है बनाते वक्त, इसको तरतीब देते वक्त इसमें वाजिबुल अर्ज की जरूरत होती है। अब ये लफ्ज वाजिबुल अर्ज क्या है, बहुत सादा से लफ्जों में बताया जाएगा आपको, यानी जायदाद जो वाकया है उस हलके के अंदर, उस प्रॉपर्टी के क्या हकूक होंगे, इस पर प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, या इस प्रॉपर्टी को कैसे कल्टीवेट करना पड़ेगा, इसको पानी कैसे देना होगा। ये एक किताब होती है जो हर हल्का पटवार के अंदर, हर गांव में हर हल्का पटवार के अंदर वो मौजूद होती है। अब वो जो वाजिबुल अर्ज होती है, उस हलके के लोग मिलजुल कर आपस में तय कर लेते हैं कि फला जो जमीन होगी उसको पानी ट्यूबवेल से मुहैया किया जाएगा, या फला जो जमीन होगी इसको नहर से पानी दिया जाएगा, या फला फला जो जमीन होगी वो कितने हिस्से से वो गुजर सकेगा, फला हिस्से में मसाजिद बनाई जाएंगी या कब्रिस्तान बनाया जाएगा, या उसमें जो कुछ भी बनाया जाएगा, यानी वो तमाम तर रस्म रिवाज जो होते हैं वो किताब में दर्ज होते हैं। अब अगर आप पॉइंट बी को देखिए, अ स्टेटमेंट ऑफ कस्टम्स रिस्पेक्टिंग राइट्स एंड लायबिलिटीज इन द स्टेट। अब वो यही इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो तमाम तर रस्म रिवाज जो होते हैं वो किताब में दर्ज होते हैं, और ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को तश्कील कर लिया जाता है। तो फिर इसमें मेंशन कर दिया जाता है कि स्टेट के साथ इसका जो राइट होता है तो वो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स उसको मेंटेन करेगा, उसे मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा अब पॉइंट सी में देखिए, पॉइंट सी में है कि अ मैप ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट का जो नक्शा होगा वो बना लिया जाएगा। अब नक्शे से समझ में आ जाती है कि ये फला की जमीन है, यहाँ से ये जो ये एरिया है, ये एरिया इतना इस माली का है, यहाँ से आगे जो काश है वो उस फलां फलां की है। तो ये नक्शा जो है ये आसानी पैदा करता है। अब पॉइंट डी को अगर देखें आप,
Such other documents as the Board of Revenue may with the previous approval of government prescribed. अब पॉइंट डी में वो क्या कहते हैं कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सूबाई हुकूमत की इजाजत से लाजम करार दे दिया गया हो। अब अगर जमाबंदी को हम समझने के लिए बात करें, ये तो वो तमाम रिकॉर्ड्स था जिसके बारे में हमने बात की कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या हैं और पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स क्या हैं। अब ये तो हमें यहां तक तो जी समझ में आ गया। अब हम ये कहते हैं कि जमाबंदी जो है उसको मजीद आसान समझने के लिए क्या किया जाए। तो बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट फार्मूला बताता हूं जिससे आप जमाबंदी को आराम से समझ लेंगे। सबसे पहले तो ये जो सेक्शन है लैंड रेवेन्यू एक्ट का, ये रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड का सेक्शन है 39, वो आपको अच्छे से पता हो कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या हैं और पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स क्या हैं। उसके बाद लैंड रेवेन्यू का जो रूल का पार्ट 4 है, इसमें सेक्शन है 30 और 31। इसके अलावा टेनेंसी एक्ट है, इसका सेक्शन है 17। जब हम इनको मिलाकर आपस में पढ़ेंगे तब जाकर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को तरतीब देने के लिए हर एक डॉक्यूमेंट्स जरूरी जो होता है, यानी वो एक किताब होती है जिसमें एक फॉर्मेट बना लिया जाता है। और अब इस फॉर्मेट में जो कॉलम बनाए जाते हैं, अब आपने देखा होगा कि अक्सर ये जो किताबें होती हैं, ये रोजनामचे होते हैं सरकारी, उसमें कॉलम होते हैं। अगर आप जरा गौर से देखें तो हर कॉलम एक मखसूस नाम को जाहिर करता है, मखसूस नंबर को जाहिर करता है। तो अब अगर हम इसको देखें कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें एक फॉर्मेट बना होता है और फॉर्मेट में कॉलम बनाए गए होते हैं। वो कॉलम को फाइल करने के लिए ये तमाम तर दस्तावेजात जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे के सारे दस्तावेजात इस कॉलम को फिल करने के लिए जरूरी होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब हम कॉलम को फिल करेंगे तो उससे रेलिवेंट जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो हमें रिक्वायर होगा। अब अगर डॉक्यूमेंट जब रिक्वायर होगा तो वो उसको अच्छे से समझने की भी जरूरत होगी। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात को कंप्लीट कर लें कि वो इस कॉलम को फिल करने के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि इन दस्तावेजात को देखकर ही एंट्री की जाती है। और उसके बाद क्या होता है जी, कलेक्टर इसको देखकर अटेस्ट कर देते हैं। अब इसमें सबसे बुनियादी डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है इब्तदाई रोबकार। ये जो पहला डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि आखिर पहले तो हमने बात की कि ये जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं वो क्या होते हैं, उस पर हमने डिस्कस कर लिया, ये समझ में आ गई। उसके बाद हमने बात की कि पीरियोडिकल रिकॉर्ड क्या है, वो भी हमें समझ में आ गया। उसके बाद हमने वो बात की कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो इंक्लूड होंगे, वो कौन से हैं, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो है इब्तदाई रोबकार, जिसे क्या कहते हैं, इब्तदाई रोबकार जी। अब ये इब्तदाई रोबकार क्या है? जैसे कोई एक आपने किताब देखी होगी, अब सवाल तो ये पैदा होता है ना कि ये इब्तदाई रोबकार आखिर होती क्या है। तो आपने एक किताब देखी होगी, उसमें आपको बताया जाता है, या आपने अक्सर देखा होगा, या आप चलो आप आसान इसको करने के लिए यूं समझ लें, जब आप कोई फाइल तैयार करते हैं कोई भी दावा दायर करने के लिए, कोई भी सूट फाइल करने के लिए, तो उसमें आप सबसे पहले क्या करते हैं,
डेफिनेटली इंडेक्स लगाते हैं। इंडेक्स पेपर देखते हैं ना, शुरू में आप लगा देते हैं। अब इंडेक्स पेपर का मतलब क्या है वो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप खुद एक वकील है। तो बच्चों, इंडेक्स में हम बता देते हैं कि ये फला डॉक्यूमेंट्स है जी, फला दावा है जी, यानी कि इसमें हम हर तरह की पूरी डिटेल मेंशन कर देते हैं। ये है पहला डॉक्यूमेंट जिसको कहा जाता है इब्तदाई रोबकार। अब अगर हम दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है? दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो कहलाता है शजरे नसब, यानी ये टोटल 6 नस्लों तक मुश्तमिल होता है और जितने भी गांव के लोग होते हैं उन सब लोगों का शजरे नसब उस हलके के पटवारी का काम है कि वो उसको तैयार करके रखे। पहला डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस किया इब्तदाई रोबकार। अब वो किस तरह की होती है मैंने आपको बता दिया कि उसमें इब्तदाई, देखे ना, नाम ही इब्तदाई रोबकार है, यानी कि इसमें हर तरह की डिटेल मेंशन कर दी जाएगी। दूसरा था शजरा नसब, जिसमें हमने बता दिया था कि ये 6 नस्लों तक मुश्तमिल होता है और गांव के जितने भी लोग होते हैं उन सब लोगों का शजरा नसब उस हलके के पटवारी का काम है कि वो उसको तैयार करके रखे। शजरा नसब। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट 3 है वो है सर्वे या खसरा नंबर। सर्वे नंबर या खसरा नंबर। अब आपने देखा होगा कि इस जमीन पर जो भी मालिक है जमीन का, उसको एक खास किस्म का नंबर अलाट कर दिया जाता है जिसको आप खसरा नंबर कहते हैं। फिर समझे खसरा नंबर क्या है। अब अगर कोई मालिक है जमीन का, वो उस पर काबिज है, तो हर टुकड़े को एक खास नंबर अलाट कर दिया जाता है जो कहलाता है खसरा नंबर। अब ये खसरा नंबर क्यों जरूरी है? डेफिनेटली जब खसरा नंबर होगा तो ये पटवारी के लिए बहुत आसान होगा उस रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना। अब आप इसकी मिसाल यूं ले लें कि आप कहते हैं कि जी फला फला चीज ढूंढ लाओ। अब कोई अगर ये अनजान होगा उस चीज से तो वो तो इधर छानेगा उधर छानेगा, इधर ढूंढेगा उधर ढूंढेगा, वो तो उसे नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं ये कह दूंगा कि जी फलां कमरे में जाएं, रूम नंबर 3 में जाएं और वहां पर ब्लैक कलर की ए फाइल उठा के ले आए, तो क्या होगा जी, आप आराम से जाएंगे और उस फाइल को उठाकर मेरे पास ले आएंगे। उसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि आपका बहुत सारा जो कीमती वक्त है वो जाया होने से बचेगा और मैं सिर्फ उसी फाइल को उठाऊंगा जो फाइल आपके पास रिक्वायर होगी या जिस फाइल में आपने कुछ अमेंडमेंट्स करनी है या कुछ भी एडिशन करना है। अब बजाय इसके कि मैं एक एक फाइल करके सारी पढूं कि जी फला नाम की फाइल देखनी है, उसमें कुछ तब्दीली या एडिशन करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है मैं तमाम फाइलें पढूं। अब मैं अगर फाइलें को उठाकर बैठ जाऊं तो ऐसे तो कई साल लग जाएंगे, आपका तो फैसला ही नहीं हो पाएगा। तो ये आसानी के लिए हम खसरा नंबर इसको लगा देते हैं ताकि पटवारी को आसान हो कि वो इसको जल्द से जल्द रिकॉर्ड को देख ले। अब इसके बाद हम डॉक्यूमेंट 4 की बात करेंगे और वो डॉक्यूमेंट है मालिकान जमीन। यानी कि अब मालिकान जमीन क्या होता है, इसमें अल्फाबेटिकल इंडेक्स जो है ये एक डॉक्यूमेंट होता है। इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके मालिकान अराजी को बनाकर इस मिसल के साथ लगा दिया जाता है और इसके बाद जो जमीन के अंदर तब्दीली वगैरह होती है, किसी भी तरह की सूरत-ए-हाल तब्दीली हो जाए, यानी कि आप यूं समझ लें सादा लफ्जों में कि ये जो मालिकान जमीन है, अराजी है, जब भी इसमें किसी भी तरह की अमेंडमेंट्स की जाएगी, तब्दीली की जाएगी या एडिशन किया जाएगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन सा लगेगा, मालिकान जमीन। अब उसके बाद जमीन का जो एक फॉर्मेट बना दिया गया है डॉक्यूमेंट का, वो हिस्सा तैयार कर लिया जाएगा और उस मिसल के साथ उसको इंडेक्स कर दिया जाएगा
यानी कि आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि हर पेज को इंडेक्स पर मेंटेन कर दिया जाएगा, ताकि आप फ्रंट पेज से ही अंदाजा लगा लें कि इसमें जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। आया वो डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच है या मिसिंग है। डेफिनेटली अगर तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स यानी कि एक तरतीब के साथ लगाए गए होंगे तो उसमें किसी को भी कोई एतराज नहीं होगा, ना रेवेन्यू ऑफिसर को, ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट्स ही मिस होंगे तो डेफिनेटली आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद खजूर का जो बागात है, खजूर के जो बागात हैं उनमें भी, और इसके अलावा वो नक्शा होता है जो एक किताब, यानी आपने अक्सर देखा होगा कि एक मैप दे दिया जाता है, उसमें तमाम तर तफसील आराम से बता दी जाती है कि खसरा नंबर फला नंबर जो स्टेट में वाक़ है इसको फला फला मिला है, या यूं कह लें कि फला फला इससे पानी मिलेगा, फला को नहर का पानी मिलेगा, फला को ट्यूबवेल से पानी मिलेगा। ये सारी के सारी बातें नक्शा हकूक चा में बता दी गई हैं। अब अगर हम बात करें इसके बाद के डॉक्यूमेंट की, ये जिसको फर्क तकसीम आ कहते हैं, और ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें जमींदार के पानी लगाने की बारी होती है, यानी उसका जो नंबर होता है वो बताता है कि उसके बाद जो डॉक्यूमेंट होता है हकूक पंचकियात। अब ये नाम तो आप सुन रहे होंगे और हैरान हो रहे होंगे, ये अजीब अजीब से नाम क्या हैं, लेकिन इसमें तो मेंशन है, इसीलिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि आखिर वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बात की जा रही है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ जमीनात ऐसी होती हैं जिनमें पंचक्कियां लगी होती हैं। अब इससे रेलेवेंट जो जो भी बातें होंगी वो इसी में डॉक्यूमेंट में लिखी होंगी, मेंशन होगी हर तरह की। अब हकूके पंचक्कियात, इनमें ऐसी जमीन जिसमें पंचक्की लगी होती है या उसी तरह के जो राइट्स हैं जो जुड़े होते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। और इस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट जो है ऊपर तैयार करके मिसल के साथ लगा दिया जाता है, ताकि इसके बाद क्या है जी, फिल बुक होती है, इसमें नक्शा तस्वीरी होता है। फिल बुक क्या होती है जी, इसमें नक्शा तस्वीरी होता है, इसमें जमीन की तमाम लाइंस वगैरह खींच ली जाती है, तमाम तर लाइंस खींच ली जाती है, और जो इसका जो निशान लगाए जाते हैं और वो भी इसके साथ लगा दिया जाता है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगाया जाता है इसको बोलते हैं हुक्मनामा, अफसर माल बाबत। इसमें क्या होता है जी, इसमें जितने भी वाजिबात हैं, जितनी भी अदायगियां हैं, हम किस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, हुक्मनामा अफसर माल बाबत। इसमें हर तरह की अदायगियां, टैक्स से मुतल्लिका जो भी मामलात हैं, इस डॉक्यूमेंट को तैयार करके उसके साथ लगा दिया जाता है। और इसके अलावा हुक्मनामा मा बैन है, इसमें बताया जाता है कि मज़ारे ने कितने पैसे देने हैं, मालिक ने कितने पैसे देने हैं, ये तमाम किस्म की जो अदायगी से मुतल्लिक सारी चीज़ें तैयार कर ली जाती हैं और इसको भी साथ लगा दिया जाता है। ये तो थे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिसका हमने जिक्र किया। अब उम्मीद करता हूं कि आप आज के लेक्चर को बहुत आसानी से समझ चुके होंगे। अब अगर हम मोटी मोटी बात करें कि आज के टॉपिक जो हमने डिस्कस किए हैं, जो भी टॉपिक, हमारा टॉपिक क्या था जी, रिकॉर्ड का चल रहा है, और रिकॉर्ड में हमने किसकी बात की। अब अगर हम फर्स्ट पे आ जाएं तो उसमें हमने रिकॉर्ड में सबसे पहले देखा इंट्रोडक्शन, कि आखिर ये रिकॉर्ड होता क्या है, रिकॉर्ड को समझना ज़रूरी क्यों होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि जब आपको रिकॉर्ड की समझ बूझ ही ना होगी
तो फिर आप अपने राइट को क्लेम कैसे करेंगे? तो क्लेम करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप राइट को अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि आप उसकी अच्छे से शिनाख्त कर सकें, अच्छे से आप उसको क्लेम कर सकें। क्योंकि जब आप राइट्स के बारे में जानेंगे या रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे, तब भी आप उसके ऊपर बात कर सकेंगे। अब अगर हम बात करें रिकॉर्ड की, तो रिकॉर्ड में हमने दो बातें पढ़ी। नंबर 1 रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, नंबर 2 पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स। ऐसे रिकॉर्ड जिनसे जाहिर होता है, वाज़िया होता है कि किस जमीन का मालिक कौन है और कितनी जमीन का मालिक है, इस जमीन में कितने हिस्से की हद तक उसका मालिक है, या इस जमीन पर कब्जा किसका है। तो इससे मुराद क्या लिया जाएगा? ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की बात की जा रही है। अब अगर बात की जाए कि काश्तकारी में, इसमें काश्तकार कौन है, कितने अरसे से की जा रही है, फसल कौन सी है, तो ये पीरियोडिकल रिकॉर्ड है। पीरियोडिकल लंबे अरसे के लिए भी होता है, छोटे अरसे के लिए भी होता है। उसके बाद हमने बात की सेक्शन 39 की, यानी कि उसमें हमने सबसे पहले दो बातें हमने जान ली कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के हैं और पीरियोडिकल राइट्स के हैं। तो सेक्शन 39 में उसने बताया कि वो यानी कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को एस्टेब्लिश करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर, यानी स्टेट भले वो छोटी है या बड़ी है, हर एरिया का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। पहले में तो हमने ये समझ लिया। और पॉइंट दूसरे में हमने देखा कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट शामिल किए जाएंगे, वो नेमली बता दिया गया है नीचे। पॉइंट ए में है स्टेटमेंट शोइंग सो फार एज मे बी प्रैक्टिसेबल, यानी कलेक्टर का या रेवेन्यू ऑफिसर का ऐसा बयान जिससे साबित हो जाए, जाहिर हो जाए कि वो कौन अशखास हैं जो इस जमीन के मालिक हैं। आप पॉइंट 1 में आ जाइए। द पर्सन हु आर लैंड ओनर, टेनेंट और हु आर इंटाइटल टू रिसीव एनी ऑफ रेंट्स। तो हमने पॉइंट 1 में सिंपल पढ़ लिया था कि इस जमीन में अब इसमें जमीन की मिल्कियत या जमीन के साथ उस बंदे का जो ताल्लुक है वो बताया जा रहा है, यानी कि कौन है जो इस जमीन का मालिक होगा, वो कौन लोग होंगे जो इस जमीन में मज़ारे होंगे, वो कौन से ऐसे लोग हैं जो किराया वसूल कर सकते होंगे, वो कौन है जो किराया वसूल करने का हक रखते होंगे, और वो कौन लोग हैं जो नफ़ा हासिल करने का हक रखते होंगे या फसल वसूल कर सकते होंगे। तो किसी स्टेट में या उस अराजी की जो फसल है वो इसको वसूल करने का हक रखते होंगे, और वो कौन से शिकास हैं जो जमीन के ऊपर काबिज हैं। अब पॉइंट 2 में हमने क्या पढ़ा था? पॉइंट 2 में हमने सिंपल ये बताया था कि उस बंदे का इंटरेस्ट क्या है, ताल्लुक क्या है जमीन के साथ। तो किसी जमीन में किस हिस्से का मालिक है, किस हद तक मालिक है, और इसमें मालिक है या मज़ारा है, इस पर किसी भी तरह की कोई अगर अदायगी होगी, टैक्स होगा, तो वो किस बंदे को देगा, गवर्नमेंट को देगा, तो किस शरह के हिसाब से देगा। और अगर पॉइंट 3 की बात करें तो पॉइंट 3 में हमने ये बात की थी कि ये वाजिबात की बात कर रहा है कि वो कौन से शख्स हैं, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कितने वाजिबात देगा और उसके ऊपर कितना बलबा होगा, यानी वो कितनी अदायगी करेगा, किसको अदा करेगा, हुकूमत को करेगा या किसी और प्राइवेट बंदे को करेगा। ये सारे जितने भी राइट्स हैं ये तमाम इस पॉइंट्स में लिखे जाते हैं, और जब ये रिकॉर्ड बनाया जाता है तो रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स बनाते वक्त, इसको तरतीब देते वक्त इसमें वाजिबुल अर्ज की भी जरूरत होती है। वाजिबुल अर्ज क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया था। वो क्या था जी? यानी कि जायदाद जो वाक़या है उस हल्के के अंदर, उस प्रॉपर्टी के क्या हकूक हैं, उस प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे कल्टीवेट किया जाएगा, अगर पानी दिया जाएगा तो किस तरह देना पड़ेगा। ये एक किताब होती है जो हल्का पटवार के अंदर हर गांव के हल्का पटवार के पास मौजूद होती है। अब अगर
उस हल्के की लोगों की बात करें तो वो मिलजुल कर आपस में तय कर लेते हैं कि फला ज़मीन जो होगी उसको नहर के पानी उसको मुहैया किया जाएगा, फला को ट्यूबवेल का पानी दिया जाएगा, या फला को फला से दिया जाएगा, फला से जी ये गुजरने का रास्ता बनाया जाएगा, और फला हिस्से में मसाजिद बनाई जाएंगी, फला हिस्से को कब्रिस्तान के लिए मुख्तिस कर दिया जाएगा। तो उसमें तमाम तर बातें जो हैं वो इसमें आती चली जाएंगी। फिर उसके बाद बी में क्या कहता है, स्टेटमेंट ऑफ कस्टम रिस्पेक्टिंग राइट एंड लाइबिलिटीज इन दी स्टेट, यानी कि वो तमाम तरह रस्म और रिवाज जो होते हैं वो किताब में दर्ज होते हैं और ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को तश्कील कर लिया जाता है। तो फिर इसमें मेंशन्ड भी की गई है कि स्टेट के साथ इसका जो राइट होता है वो भी इसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स उसे मेंशन कहा जाता है, उसको मेंटेन किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा पॉइंट सी में हमने बताया था सिंपल कि उसमें नक्शा बना दिया जाएगा। पॉइंट डी में बताया था कि उसमें डॉक्यूमेंट्स को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सूबाई हुकूमत की इजाज़त से लाजम करार दे दी जाएगी। उसके बाद मैंने फिर आपको फर्दर बताया था कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो इसके साथ लगाए जाएंगे। ये तो एक प्रैक्टिकल बात है कि जब भी आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बच्चों ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ये आज का जो लेक्चर है ये नहायत अहमियत का हामिल है। तो मैं आप सबसे गुजारिश ये करूँगा कि आप इसको तवज्जो के साथ सुनिए। अब देखो बच्चों, मुझे बार बार बताने का शौक़ नहीं है, लेकिन मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा होता हूँ ताकि ये जो सेक्शन है रिकॉर्ड का ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और जब वक्त पड़े तो आपको सोचना ना पड़े कि ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या हैं या पीरियोडिकल रिकॉर्ड क्या हैं। तो इन तमाम बातों को समझने के लिए ज़रूरी है आप इस जो ये वीडियो है जो आपके लिए बनाई गई है खुसूस आपके लिए, कि ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए, ये किताब से कोई भी पढ़ सकता है लेकिन समझाने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको आसानी से समझें और उम्मीद भी ये करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ भी चुके होंगे। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और फर्दर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अच्छी बात हमेशा शेयर की जाती है। तो अगर आपको ये लगे कि ये जो आज का टॉपिक है ये आप सबके लिए फ्रूटफुल है तो बच्चों आप फर्दर आगे ज़रूर शेयर कीजिए। अब एक लास्ट में आप सबसे बात कह के इजाज़त चाहूँगा। बच्चों, हमेशा तरक्की वही करता है जिसके पास कोई गोल होता है। अब जिसके पास गोल ही ना हो वो तरक्की क्या करेगा। अब आप जाना लाहौर चाहते हैं, जाना कराची चाहते हैं, जाना मुल्तान चाहते हैं, लेकिन आप अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपने अभी किधर जाना है, मुल्तान जाना है, लाहौर जाना है या कराची जाना है। आप कहते हैं भाई ठीक है बस आप अभी गाड़ी में तो बैठाओ, आगे जाके तय करेंगे। तो मेरे बच्चों, ये ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि आप आगे जाके तय कर लो। आप अभी से अपने अपने गोल बना लो, सेट कर लो उसको कि आखिर आपने किधर जाना है, किस फील्ड में जाना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही फील्ड चूज़ कर लिया। अगर आप उसमें आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप कहें जी अब तो ये चूज़ कर लिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है पहले आप उसको मैनेज कर लें, गोल सेट कर लें कि आखिर आपने किस गाड़ी में सवार होना है। अच्छा, फिर जब आप उस मंजिल का इंतखाब कर लें फिर उस गाड़ी का भी इंतखाब करना पड़ेगा कि अब मैं किस गाड़ी में बैठूं जिससे मैं आसानी के साथ और सीधा अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो जाऊं। अब आपने जाना कराची हो और आप बैठ जाओ मोटरसाइकिल पर, तो वो तो आप दिनों का जो सफ़र है वो तो महीनों में तय करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस गाड़ी का भी अच्छा इंतखाब करें जो आपको सही सलामत तेज़ी के साथ आपको गोल की तरफ ले जाए। तो इससे मुराद मैं क्या ले रहा हूँ, इससे मुराद ये ले रहा हूँ बच्चों कि अगर आपका गोल बड़ा है तो आपको अपने इरादे भी पुख्ता करने पड़ेंगे, उसके लिए सेक्रीफाइस जो करना पड़ेगा वो भी बड़ा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है
कि जी आप दिन रात नींदें भी पूरी कर रहे हैं, आप दिन रात फेसबुक सोशल नेटवर्क भी यूज़ कर रहे हैं, और आप सोए पड़े बस ये कहते हैं कि या अल्लाह बस सुबह उठूं तो बस मैं बहुत बड़ा अफसर बनूं या बहुत बड़ा ये बनूं वो बनूं फला बनूं। तो ऐसा सिर्फ ख्याली पुलाव की हद तक होता है। तो ये ख्याली पुलाव ये आपको काम नहीं देंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपना माइंड सेट कीजिए, अपने अंदर एक्यूरेसी लाइए, अपने अंदर तसलसल लाइए, अपने अंदर एक तरतीब लाइए। जब इन तमाम बातों को आप आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर उतारते चले जाएंगे, यकीन जानिएगा आप कामयाबी और तरक्की के बहुत करीब चले जाएंगे। सबसे पहले आप अपने अंदर एक तरतीब लाइए। कोई भी काम करना है उसको तरतीब से कीजिए, बेढंगा काम कभी ना कीजिए, क्योंकि कोई भी काम जब आप बेढंगा करते हैं तो उससे क्या होता है, वो आपको मज़ा नहीं दे रहा होता है या आप उससे बोरियत महसूस करने लगते हैं। जब आप वो काम तरतीब के साथ करते हैं तो वो आपके लिए एक खेल बन जाता है। आप कहते हैं नहीं ये काम तो बहुत ईजी है, और उसकी प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छा बना देती है। जब आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जितनी बार उस काम की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महारत हासिल करते चले जाएंगे। अब बात कर रहे थे हम लैंड लॉ की। अच्छा, बहुत सारे ये जो अब नए स्टूडेंट्स हैं जो अब ये वकील का लाइसेंस लेके इंशाल्लाह आएंगे कोर्ट में, तो वो समझते हैं ये जो ज़मीनात के जो ये केसेस है ये केस ही नहीं होते। बस केस वही है जो सिविल का हो, केस वही है जो क्रिमिनल का हो। तो मेरे बच्चों, केस आखिर केस होता है। आप अभी नए यंगस्टर हैं, फ्रेश हैं माशाल्लाह, तो ये जो लैंड लॉज है ये ऐसे नहीं है बेफजूल के भी बस छोड़ें जी, इसको समझे ना समझे एक बराबर है। ये बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो लेकिन अगर आप टाइम ही नहीं देंगे तो आप ये हमेशा के लिए इसे हाथ धो लेंगे। आप लोगों से फैसले करवाएंगे कि यार ये तकसीम कैसे की जाती है, ये विरासती इंतकाल क्या होता है, ये रजिस्ट्री क्या होती है, ये खसरा गर्दावरी क्या होती है, ये मिसल क्या होती है। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं, एवरीवन शुड नो अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रेलिवेंट प्रोविजंस। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी इन बातों को समझेंगे और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगे। तो आज की वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़। शाहरुख हुसैन शेख, अल्लाह हाफिज़।